हेलो स्टूडेंट, देखिए आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कितना पार्ट 12 और पेज नंबर निकाल लीजिए 69। ठीक है। और ये जो बुक है इसको पढ़ने वाले हैं, खान सर का बुक है। ठीक है, बिहार पुलिस सिपाही भर्ती। ठीक है, तो पेज नंबर 69 निकाल लिए हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन 100 देखने वाले हैं। ठीक है, समझ में आया। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका आंसर कीजिएगा। 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक परितंत्र नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक परितंत्र नहीं है, इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बता सकते हैं क्या? इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो आप कहेंगे कि इसका आंसर जो है वो हो जाएगा बगीचा। क्यों हो जाएगा? कह रहा है ना कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक परितंत्र नहीं है। तो प्राकृतिक जो परितंत्र है, नदी है, वन है, रेगिस्तान, ये सब प्रकृति की देन है ना, प्रकृति बनाता है। अब बगीचा हम लोग बनाते हैं तो कृत्रिम में आ जाएगा। देखिए कह रहा है नदी, वन, रेगिस्तान सभी प्रकृति के द्वारा निर्मित हैं, अतः यह सभी प्राकृतिक परितंत्र हैं, जबकि बगीचा मानव द्वारा निर्मित है, अतः यह प्राकृतिक परितंत्र हैं। समझ में आया। देखिए आंसर को थोड़ा सा हम लेट करके देंगे ताकि आप पहले अपना आंसर दे दीजिए, उसके बाद अपने आप को आंक लीजिए कि आपने कितना सही करा कितना गलत किया, क्योंकि आप मार रहे हैं सेट। आइए, कहते हैं राजनीतिक दल आवश्यक है। क्यों आवश्यक है बताइए, किस में आवश्यक है? राजनीतिक दल किस में आवश्यक है बताइए। तो 2 नंबर का आंसर कीजिए। तो क्या हो जाएगा 2 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? राजनीतिक दल आवश्यक हैं। किसमें? लोकतंत्र में आवश्यक है ना। ठीक है, देखिए कह रहा है कि लोकतंत्र में राजनीतिक दल आवश्यक हैं। राजनीतिक दल राष्ट्रीय और क्षेत्रीय, ये जो राजनीतिक दल हैं राष्ट्रीय और क्षेत्रीय होते हैं, जो चुनाव लड़ते हैं और जीतकर सरकार बनाते हैं। समझ में आया। जनता के लिए नीति निर्माण का कार्य करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिए। कहता है चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सीय तकनीक है, वो कौन सा तकनीक है जो चुंबकत्व पर आधारित है ना। चुंबकत्व पर आधारित है चिकित्सीय तकनीक, चिकित्सा लोग उसका यूज़ करते हैं, चिकित्सा डॉक्टर है ना। तो वो कौन सा चुंबकत्व आधारित चिकित्सीय तकनीक है? तकनीक बताइए इसमें कौन सा था? NRI, MRI, CRI, FRI, कौन सा तकनीक है? तो आप कहेंगे इसका आंसर हो जाएगा MRI, है ना जी, MRI। देखिए कह रहा है कि MRI का पूरा नाम है मैग्नेटिक रेजोनेंस, है ना, रेजोनेंस इमेजिंग, है ना। कहता है MRI रेडिएशन, कहता है MRI रेडिएशन के बजाय क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड पर काम करता है ना जी। मैग्नेटिक फील्ड पे क्या करता है, काम करता है। मैग्नेटिक फील्ड पे काम करता है। अब देखिए कह रहा है कि MRI का पूरा नाम क्या है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, ये रेडिएशन के बजाय क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड पर काम करता है। अब आ जाएंगे 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है फिल इन द ब्लैंक विथ 1 करेक्ट ऑप्शन, नेदर द बॉयज नोर द टीचर। इसमें ये जो खाली स्थान है इसमें क्या हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा प्रेजेंट। कर रहा है कि फिल इन द ब्लैंक, इस ब्लैंक को भरना है ना, करेक्ट ऑप्शन डाल के। तो इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इस पर फिट आ जाएगा? कहता है नेदर द बॉयज नोर द टीचर इज आर वेयर हैव बीन प्रेजेंट। क्या हो जाएगा? 4 नंबर का आंसर कीजिएगा फटाक से। 4 नंबर का जो आंसर करेगा उसे मिलेगा 1 करोड़, यही मिल जाएगा। बताइए 4 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे कि नेदर द बॉयज नॉर द टीचर इज प्रेजेंट, है ना, इसका आंसर हो जाएगा इज। आइए 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर करते हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन बहुत प्यारा कहता है कि 1950 के पहले हिंद चीन में कौन कौन से देश शामिल थे। 1950, ये जो 1950 ईस्वी है ना, ये समय है ना 1950 ईस्वी, इसके पहले ही हिंद चीन में, जो हिंद चीन है उसमें कौन कौन से देश शामिल थे बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 नंबर का आंसर करेंगे फटाक से। 5 नंबर का आंसर करेंगे तुरंत, बहुत कम समय बचा हुआ है। बताइए क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे वियतनाम, कंबोडिया और लाओस। क्या हो जाएगा? वियतनाम, कंबोडिया और लाओस क्या है, 1950 के पहले ही इस देश में शामिल थे। ठीक है, अब आ जाएंगे कितने नंबर पे? 6 नंबर पे। 6 नंबर क्वेश्चन है मैथ वाला। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है अमेरिका की खोज किसने की थी। अमेरिका की खोज किसने की थी, इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। अमेरिका की खोज किसने की थी? 7 नंबर का आंसर करेंगे फटाक से। क्या हो जाएगा? 7 नंबर का आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। अमेरिका की खोज किसने की थी सर बताइए। आप कहेंगे कोलंबस। अगर किसी ने वास्को डिगामा गलती से मार दिया तो समझिए कि यहाँ पे दिमाग रखने की ज़रूरत है। कोलंबस इज़ अ राइट आंसर। ठीक है, कोलंबस ने अमेरिका की खोज किया, वास्को डिगामा ने भारत के मार्ग का खोज किया। ये देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है, देखिए दिखा रहे हैं। कहते निम्नलिखित में से कौन त्रिभुजों की सर्वगमता का एक
प्रतिबंध नहीं है ना जी। निम्नलिखित में से कौन त्रिभुजों की सर्वागमता का एक प्रतिबंध नहीं है? इसका आंसर 6 नंबर का आंसर कर दीजिएगा तो आएगा तो कर दीजिए। इसका आंसर क्या हो सकता है बताइए? 6 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे भुजा भुजा कोण हो जाएगा, है ना, भुजा भुजा कोण हो जाएगा। अब आ जाएंगे 8 नंबर क्वेश्चन पे। तो कह रहा है 8 नंबर क्वेश्चन की आधुनिक लोकतंत्र को कहा जाता है, क्या कहा जाता है बताइए? प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है कि शुद्ध लोकतंत्र की प्रतिनिधित्व लोकतंत्र की सामाजिक लोकतंत्र कहा जाता है? 8 नंबर का 1 करोड़ का सवाल है, बताइए। 8 नंबर का सवाल आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि 8 नंबर का जो सवाल है कर आधुनिक लोकतंत्र को कहा जाता है प्रतिनिधित्व लोकतंत्र। आधुनिक जो लोकतंत्र हैं उसको कहा जाता है क्या? प्रतिनिधित्व लोकतंत्र कहा जाता है। कहता है लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसके अंतर्गत, है ना जी, इसी के अंतर्गत जनता अपनी स्वच्छता से एकदम फ्रीडम से निर्वाचन में आए हुए किसी भी उम्मीदवार को वोट देती है ना जी, मत देकर अपना प्रतिनिधित्व चुन सकती हैं। भारत ने अप्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व लोकतंत्र है। भारत क्या है? अप्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व लोकतंत्र है और आधुनिक लोकतंत्र प्रतिनिधित्व लोकतंत्र है। समझ में आया? ये जो भारत अप्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व लोकतंत्र है, जो आधुनिक की बात कर रहा है, तो आधुनिक लोकतंत्र प्रतिनिधित्व लोकतंत्र है। अब आ जाइए, ये क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिल गया है। इसका आंसर कीजिए। 9 नंबर का आंसर करेंगे। कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार, ये क्वेश्चन कितने बार आ चुका है? कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर है कितनी % बताइए? तो 9 नंबर का आंसर कीजिए। तो क्या हो जाएगा? कितनी % है साक्षरता दर? आप कहिएगा कि 73% है ना जी। 73% क्या है? साक्षरता दर है 2011 की जनगणना के अनुसार। कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर 73% है। भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर केरल राज्य की है। देखिए यहाँ एक क्वेश्चन तो बना ही बना, दूसरे क्वेश्चन ये है और एक और क्वेश्चन बनेगा। 3 क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसको भी याद करना पड़ेगा क्योंकि ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पिछले साल का पूछ नहीं सकता है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। तो कह रहा है भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर केरल राज्य की है और सबसे कम साक्षरता दर कहाँ है? बिहार की। सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग केरल राज्य की और सबसे कम पढ़े लिखे लोग हम बिहारी हैं। शान से कहो। आइए 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बेकिंग सोडा इज सोडियम। बेकिंग सोडा इज सोडियम, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 नंबर का आंसर फटाक से करेंगे। कहता है बेकिंग सोडा इज सोडियम। 10 नंबर का आंसर कीजिए। तो आप कहेंगे बाइकार्बोनेट। इसका राइट आंसर लग रहा है नहीं, ये है ना जी, बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा को क्या कहते हैं? खाने का सोडा भी कहते हैं। इतना तो समझ में सब किसी को आ जाता है। यह सोडियम बाइकार्बोनेट का एक क्या है? कार्बनिक यौगिक है। इसका रासायनिक सूत्र क्या है? NaHCO3 है। इसका उपयोग अग्निशामक यंत्रों में किया जाता है। 11 नंबर का आंसर करेंगे। 11 नंबर का आंसर बताइए। कहता है किस राज्य की टीम ने, कौन से ऐसे राज्य हैं, स्टेट हैं, उसकी टीम ने 2021 से 22 में विजय हजारे ट्रॉफी यानी कि VST विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता है? बताइए। 11 नंबर का कौन सा क्वेश्चन ना 11 लाख का है। इसका आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा? किस राज्य ने, कौन सा ऐसा राज्य है, इसमें राज्य को लहा देना है बस, है ना। कहते किस राज्य की टीम ने 2021 से 22 में क्या विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता है? 11 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे हिम से हिमाचल प्रदेश, है ना, हिमाचल प्रदेश। कहता है विजय हजारे ट्रॉफी VHT को रणजी वनडे ट्रॉफी के रूप में जाना जाता है। यह भारत के प्रसिद्ध क्रिकेटर विजय हजारे के नाम पर है ना। हिमाचल प्रदेश राज्य की टीम ने 2021 से 22 में विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीत लिया था। अब आ जाएंगे हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन पे। कहता है फिल इन द ब्लैंक चूजिंग द करेक्ट वर्ड। बस वर्ड फॉर्म द ऑप्शन दैट फॉलो। इफ यहाँ 1 नहीं है, इफ आई कम, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये जो ब्लैंक दिया हुआ है, ब्लैंक में क्या हो जाएगा? देखिए है कुछ है नहीं, ये सांडे ऐसे ही आ गए हैं, है ना। कहता है इफ ... आई कम। 12 नंबर का आंसर कीजिएगा। 12 नंबर क्या हो जाएगा? अब 12 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? कहेंगे ही विल गो, है ना। कहता है इफ़ ही विल आई गो कम, नहीं, कह रहा है कि इफ़ ही विल गो आई कम। ठीक है, आइए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि चूज द ऑप्शन दैट द क्लोज्ड इन मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड प्रोटेस्ट के क्लोज कौन सा है? इसका आंसर कर देना है। 13 नंबर का आंसर बताइए, है ना। 13 नंबर का आप कहेंगे कि टू ऑब्जेक्ट,
है ना जी। प्रोटेस्ट का टू ऑब्जेक्ट हो जाएगा राइट आंसर। अब आ जाएंगे कितने नंबर पे, 14 नंबर। कह रहा है जितेंद्रिया शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। जितेंद्रिया शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका सही संधि विच्छेद करके दिखाइए अगर आप हिंदी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं तो। देखिए ये जितनी सारी दिखाई दे रहा है ना आपको, सारे के सारे अगर आप सेट देख रहे होंगे और उसमें दे रहा है कि संधि विच्छेद, तो उन सारी संधि विच्छेद को आप सीख लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा, अगर नहीं आता है तो। ठीक, समय कम है ना इसलिए। कहता है जितेंद्रिया शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, क्या होगा, आंसर कीजिए फटाक से, क्या होगा सर, है ना। 14 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहिएगा कि इसका हो जाए जीत प्लस इंद्रिया। जीत प्लस इंद्रिया क्या हो जाएगा, जीत प्लस इंद्रिया, जितेंद्रिया। आप देखिए कह रहा है कि मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, कैसे कैसे रोक सकते हो बताइए। मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, कैसे रोक सकते हैं मृदा अपरदन को। 15 नंबर का आंसर करेंगे, है ना। 15 नंबर का आंसर क्या ही हो जाएगा बता दीजिए। तो आप कहेंगे वृक्षारोपण करके हम क्या कर सकते हैं, मृदा अपरदन को रोक सकते हैं, है ना। मृदा जो अपरदन है उसको रोक सकते हैं वृक्षारोपण करके। कहता है जल एवं वायु के द्वारा, जल चाहे हवा के द्वारा भूमि के जो ऊपरी मृदा के कणों को क्या करते हैं, हम लोग कहते हैं देसला पाउडर, है ना, कणों को अलग कर बाहर ले जाना मृदा अपरदन कहलाता है। इससे मृदा की ऊपरी उपजाऊ जो सतह है, सतह को क्षय होने लगता है। अब वृक्षारोपण से मृदा अपरदन को रोका जा सकता है ना। जब ऐसे होता है तो अगर वृक्षारोपण कर रहे हैं हम तो क्या करते हैं कि ये जो वृक्षारोपण है ना, तो वृक्षारोपण करके अपरदन को रोक सकते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के निहाल सरीन का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है। देखिए निहाल सरीन की बात हो रही है, कहने का मतलब है कि जो भारत के निहाल सरीन हैं वो कौन से खेल खेलती हैं, है ना, कौन से खेल खेलती हैं। भारत के निहाल सरीन का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है, तो 16 नंबर का आंसर करेंगे आप, क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि शतरंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शतरंज। समझ में आया। देखिए कह रहा है यहाँ पे कि भारत के निहाल सरीन का संबंध शतरंज खेल से है या भारत के केरल राज्य से संबंधित है। इन्होंने 2021 में सर्बिया में सिल्वर लेक ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता, है ना। अब आ जाएंगे 17 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है कि इस्पात तथा लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर यस दलेन की प्रक्रिया में एक पतली परत निम्न की है। इस्पात तथा लोहे को जंग से सुरक्षित बचा के रखने के लिए उन पर यस दलेन की प्रक्रिया में एक पतली परत निम्न में से की है, किसकी है ना। 17 नंबर का आंसर करेंगे, है ना। कह रहा है कि इस्पात तथा लोहे को जंग से सुरक्षित रखना है, रखने के लिए उन पर यस दलेन की प्रक्रिया में एक पतली परत निम्न की है। वो कौन सी परत है बता सकते हैं 17 नंबर का आंसर, तो आप कहेंगे जस्ता विज। कहता है जस्ता इज अ राइट आंसर। कहता है इस्पात तथा लोहे से बने सामान को वातावरण में खुला छोड़ने पर उपस्थित नमी और ऑक्सीजन से क्रिया करता है। ऑक्सीजन क्या करता है, क्रिया करता है, जिससे उस पर आयरन ऑक्साइड की परत जम जाती है ना। जिसे हम लोग कहते हैं ना ये क्या हो गया है, उस पर जंग चढ़ गया ना, तो ऑक्साइड की परत जम जाती है, जिससे लोहे में क्या होता है, जंग लगने लगता है। और जंग से बचाने के लिए लोहे व इस्पात से बने सामान पर जस्ते की पतली परत चढ़ाई जाती है। तो उससे जब पतली परत चढ़ा देंगे ना तो क्या होगा, उसमें जंग नहीं लगेगा, वो एकदम सुरक्षित है समझ में। 18 नंबर का आंसर कीजिए, फटाक से करिए। कहते हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सेंट रविदास वाज ए क्या, गब्बर क्या, कह रहा है कबलर बाई प्रोफेशन, है ना। सेंट रविदास वाज ए बाई प्रोफेशन डॉट डॉट डॉट, इस डॉट में क्या हो जाएगा, 18 नंबर का आंसर करेंगे। इस डॉट में कौन सा कोट होगा बताइए, 18 का कुबलर हो जाएगा क्या, कुबलर, है ना जी, कुबलर कुबलर। अब आइए छोड़िए 18 नंबर। 19 नंबर कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग ट्रांसलेशन ऑफ द गिवन हिंदी सेंटेंसेस इज करेक्ट। उसने मुझे सोता हुआ पाया, इसका ट्रांसलेशन करना है, बात इतनी सी ही है, समझ रहे हैं। अब देखिए इसका ऑप्शन देख के बताइए, उसने मुझे सोता हुआ पाया। अब इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, आपको ट्रांसलेशन भी सीखना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। 19 नंबर का आंसर कीजिए। 19 नंबर का आंसर करेंगे तो आप कहेंगे ही फाउंड मी स्लीपिंग हो जाएगा। उसने मुझे सोता हुआ पाया, ही फाउंड मी स्लीपिंग हो जाएगा। देखिए कह रहा है 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है, किसको जोड़ता है, किसको किसी से जोड़ता है बताइए। ये जो उत्तर दक्षिण गलियारा हैं वो जोड़ देता है, किसको किसी से जोड़ता है, इसका आंसर बताइए तो, किसको किसी से जोड़ता है। 20 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ देता है।
ठीक है सीधी। कहता है उत्तर दक्षिण गलियारा उत्तर में श्रीनगर से दक्षिण में कन्याकुमारी को जोड़ता है। इसकी कुल लंबाई 4000 किलोमीटर है। अब 21 नंबर क्वेश्चन करा है मानव पूंजी में निवेश करने का जरिया है फॉर्म, प्रशिक्षण, शिक्षा व प्रशिक्षण दोनों एक उद्योग में। मानव पूंजी जो है, पूंजी पैसा करा है, मानव पूंजी में निवेश करने का जरिया क्या है? 21 नंबर का आंसर कीजिए। तो क्या जरिया है? शिक्षा व प्रशिक्षण दे दोनों है ना जी। ये दोनों अगर हम लोग इसमें निवेश नहीं करेंगे तो समझिए कि दिक्कत है। कहता है शिक्षा, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य, प्रश्न है ना, प्रवसन और सूचना आदि मानव पूंजी में निवेश का जरिया है। इनमें से शिक्षा व स्वास्थ्य महत्वपूर्ण स्रोत हैं। तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधि नहीं है। 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधि नहीं है। 22 नंबर का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा? 22 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो आप कहेंगे पशुपालन हो जाएगा, है ना। तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधि क्या है? तृतीय क्षेत्र में ये सम्मिलित नहीं है। पशुपालन है तो सम्मिलित व्यापार, यातायात, संवेदन वाहक। पशुपालन क्या है? ये है पशुपालन जो है वो सम्मिलित नहीं है ना। आया समझ में? अब आ जाएंगे, कह रहा है कि अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में पशुपालन सम्मिलित है और तृतीयक क्षेत्र में व्यापार, तायात तथा संदेश वाहक सम्मिलित हैं, है ना। 22 नंबर भी हो गया। 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किस देश में नाजी पार्टी स्थापित हुई थी? किस देश में नाजी पार्टी स्थापित हुई थी? 23 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा? 23 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे जर्मनी। किस देश में? कर देश के नाम पूछ रहे हैं, किस देश में नाजी पार्टी स्थापित हुई थी? तो जर्मनी में, है ना। कहता है कि जर्मनी में 1920 ईस्वी में नाजी पार्टी की स्थापना हुई। इस पार्टी के मुख्य नेतृत्वकर्ता हिटलर थे, जिसके नेतृत्व में इसकी स्थापना हुई थी। अब देखिए 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन हैं। कौन सा वन बताइए? पर्वतीय, मैंग्रोव वन, उष्णकटिबंधीय, सदाबहार या पर्णपाती वन। कहते हैं भारत में सबसे अधिक सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन हैं कौन से? 24 नंबर का आंसर कीजिए फटाक से। क्या हो जाएगा बताइए? इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे कि इसका हो जाएगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो है भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रों में फैले हुए वन हैं, है ना जी। अब देखिए कह रहा है कि प्रतिष्ठित लोकमान्य, ये क्या कर रहा है? अब 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2011-21 किसे सम्मानित किया गया है? प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार जो है 2021 में यहाँ होगा, किसे सम्मानित किया गया है? 25 नंबर का आंसर फटाक से, एक सेकेंड, इसका आंसर कीजिए फटाक से। हाँ, अब आगे ऑप्शन आपका डी, है ना। डी के लिए शिकायत करते हैं आप लोग। अब आइए क्या हो जाएगा 25 नंबर का आंसर बताइए? तो आप कहेंगे डॉक्टर साइरस पूनावाला को क्या किया गया है? लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2021 में। डॉक्टर साइरस पूनावाला, चूनावाला नहीं, पूनावाला। अब देखो तो प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से डॉक्टर साइरस पूनावाला को सम्मानित किया गया। डॉक्टर साइरस पूनावाला सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष थे। एक और यहाँ क्वेश्चन बनाया गया, डॉक्टर साइरस पूनावाला सीरम जो होता है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष थे, है ना। अब देखिए 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है विद्युत का तंतु बना होता है। बाप रे बाप, ये इतना बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि क्या ही बताया जाए। इस पे थोड़ा ध्यान दे सर, है ना। कर रहा है कि विद्युत का तंतु बना होता है, बताइए विद्युत का तंतु बना होता है किससे, है ना। किससे बना होता है? विद्युत का तंतु बना होता है किससे? अरे इतना लेट थोड़ी करना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 26 नंबर का? तो आप कहेंगे टंगस्टन से। तो वेरी गुड, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं टंगस्टन वाले। तो विद्युत का तंतु टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन धातु का गलनांक उच्च होने के कारण इसे तंतु या फिलामेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। 27 नंबर अपना बना लेंगे, ठीक है। 28 भी देखिए 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है तारापुर केंद्र है तापीय शक्ति का, आणविक शक्ति का, पवन शक्ति का, सौर शक्ति का, किसका है बताइए? तारापुर का आंसर कीजिए। तारापुर का तारा जैसा आंसर आने चाहिए, है ना। तो आप कहेंगे आणविक शक्ति का। क्या हो जाएगा? आणविक शक्ति का। ये तारापुर केंद्र है आणविक शक्ति का। कर रहा है महाराष्ट्र के तारापुर में 1972 में आणविक शक्ति केंद्र का निर्माण किया गया था। अब देखिए 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है लीलाधर जगुडी द्वारा रचित कविता है कौन सा? लीलाधर जगुडी जो हैं वो कौन सा कविता रच के गए हुए हैं बताइए, रचे हुए हैं बताइए। इसका क्या आंसर होगा 30 नंबर का?
बता सकते हैं क्या 30 नंबर का? तो आप कहेंगे मेरा ईश्वर जो है लीलाधर जगूड़ी द्वारा रचित है। देखिए मेरा ईश्वर नामक कविता लीलाधर जगूड़ी के द्वारा रचित है। बादल राग नामक कविता सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित है। अब पूरा हिंदुस्तान मिलेगा ये केदारनाथ अग्रवाल द्वारा रचित है। तो इसमें 3-4 क्वेश्चन है जो आपको अभी ध्यान दे देना है। मेरा ईश्वर जो है वो लीलाधर जगूड़ी ने लिखा है। अब जो बादल राग है वो लिखने वाला सूर्यकांत त्रिपाठी है ना। अब पूरा हिंदुस्तान मिलेगा कि अब इनका नाम क्या है? केदारनाथ अग्रवाल द्वारा ये रचित हैं। ठीक है, आगे समझ में 31 नंबर क्वेश्चन अपना बनाएंगे। ठीक है, अब आ जाएंगे 32 नंबर पे। कह रहा है कि भारतीय सशस्त्र बलों के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन थे? भारतीय जो सशस्त्र बल हैं उनके सबसे पहले, है ना, कहता है पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CSD कौन थे? 32 नंबर का आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा? 32 नंबर का आंसर फटाक से करेंगे, क्या हो जाएगा, है ना? 32 नंबर का आंसर बताइए। 32 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे जनरल बिपिन रावत। भारतीय सशस्त्र बलों के पहले चीफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन थे? जनरल बिपिन रावत थे। ठीक है, अब देखो होता है कि बिपिन रावत भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। इनकी CDS पद पर नियुक्ति वर्ष 2019 में हुई। इनकी मृत्यु CDS पद पर रहते हुए एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना के दौरान दिसंबर 2021 में हो गई थी। अब देखिए कह रहा है फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी। ये जो फणीश्वर हैं इसमें से कौन सा जो कहानी है रच के गए हैं? बताइए। फणीश्वर कह रहा है फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी है वो कौन सा है? 33 नंबर का आंसर करेंगे। वो कौन सा है? कहेंगे लाल पानी की बेगम, है ना। ये कहानी फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है। ठीक है, लाल पानी की बेगम नामक कहानी का कहानीकार फणीश्वर नाथ रेणु है। 2 बैलों की कथा आपने बचपन में पढ़ा होगा। 2 बैलों की कथा नामक कहानी की कहानीकार मुंशी प्रेमचंद्र हैं, है ना। बहुत मज़ा आता है 2 बैलों की कथा पढ़ने में। ठीक है, अब देखिए कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय सचिवालय कहाँ स्थित है? मुख्यालय में सचिवालय, है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसका सचिवालय कहाँ स्थित है? बताइए। 34 नंबर का आंसर बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अगर सोए हुए हैं तो जग जाइए, जगिए, उठिए, देखिए, भागिए, है ना। 34 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? बता सकते हैं। 34 नंबर का आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में, है ना जी, न्यूयॉर्क। अब देखो रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। अब ये हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है किसमें? 35 नंबर का आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा? 35 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है किसमें? बताइए। 35 नंबर का आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे RBC में पाई जाती हैं। RBC में हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए कह रहा है कि हीमोग्लोबिन वर्णक RBC यानी लाल रक्त कोशिका में पाया जाता है। ये क्वेश्चन आपको याद हो गया। हीमोग्लोबिन जो वर्णक है RBC यानी लाल रक्त कोशिका में पाया जाता है, ये तो हो गया। फिर कहता है कि रक्त का लाल रंग इसी के कारण होता है। समझ रहे हैं? हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण क्या होता है? ये जो रक्त है लाल रंग का होता है। हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन को बांधने और मुक्त करने की क्षमता होती है। कहता है 36 नंबर क्वेश्चन कर रहा है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, है ना। इज द रूल एप्लीकेबल ... ऑल ऑफ अस। यहाँ ब्लैंक है, इसमें क्या आ जाएगा? कहता है इज द रूल एप्लीकेबल, यहाँ क्या आ सकता है? 36 नंबर का आंसर करेंगे। 36 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे टू ऑल ऑफ अस, है ना जी। इज द रूल एप्लीकेबल टू ऑल ऑफ अस, है ना। अब आ जाएंगे 37 नंबर क्वेश्चन पे। कहता है परागकणों का एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक स्थानांतरित किस माध्यम के द्वारा होता है? 37 नंबर का आंसर कीजिए। कितना प्यारा क्वेश्चन है ना। कहता है परागकणों का एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक स्थानांतरित किस माध्यम के द्वारा होता है? तो आप कहेंगे जल के द्वारा, कीट के द्वारा, वायु के द्वारा, यानी कि सभी के द्वारा। इसमें से सभी हो जाएंगे, है ना। परागकणों का एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक स्थानांतरण किस माध्यम के द्वारा होता है? तो जल, कीट, वायु, सभी के द्वारा। ठीक, अब आ जाएंगे कल है जल, वायु, कीट के माध्यम से परागकणों का एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक स्थानांतरण होता है। अब आ जाएंगे कितने नंबर कहता है एक विद्युत जनित बदलाव है। एक विद्युत जनित बदलाव है, वो कौन सा बदलाव है? ये भी क्वेश्चन कितनी बार अदल बदल के आ रहा है, भेष बदल के, तो इस पे भी ध्यान देंगे क्योंकि भेष जो बदलता है ना वो बार बार आता है। 38 नंबर का आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा ना। 38 नंबर कहता है एक विद्युत जनित्र बदलता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। देखिए कह रहा है विद्युत जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती हैं और विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती हैं। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि DI मेंडलीफ को श्रेय दिया जाता है किसके लिए?
बताइए। DI मेंडलीफ को श्रेय दिया जाता है, किसके लिए दिया जाता है? 39 नंबर का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? 39 नंबर का क्या हो जाएगा जी? आप कहेंगे तत्वों की आवर्त सारणी के लिए। DI मेंडलीफ को श्रेय दिया जाता है तत्वों की आवर्त सारणी के लिए। देखिए कह रहा है DI मेंडलीफ को तत्वों की आवर्त सारणी के लिए श्रेय दिया जाता है। मेंडलीफ ने तत्वों को आवर्त सारणी में उनके परमाणु द्रव्यमान को बढ़ाते क्रम में व्यवस्थित किया था। 40 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, चूज द करेक्ट फ्रॉम ऑफ द पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंसेस। इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ही स्पीक्स हिंदी, 40 नंबर का आंसर कीजिए। ही स्पीक्स हिंदी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 40 नंबर का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे हिंदी इज स्पोकन बाय मी। वाओ नाइस। अब देखिए 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष कौन है? 41 नंबर का बहुत प्यारा क्वेश्चन आ गया है, इसका आंसर करेंगे, मैंने करेंगे, है ना। 41 का कहते वर्तमान बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो आप क्या कहेंगे? अवधेश नारायण सिंह। कौन है जी? बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष अवधेश नारायण सिंह, है ना। कहता है बिहार विधान परिषद भारत के बिहार राज्य के द्विसदनीय विधायिका का उच्च सदन है। बिहार विधान परिषद के वर्तमान अध्यक्ष अवधेश नारायण सिंह हैं। अब देखिए अपना 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है? अनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है? 42 नंबर का आंसर बताइए फटाक से, क्या हो जाएगा, है ना। 42 नंबर का आंसर ही बता दीजिए, क्या हो जाएगा? हैं बता दिए, मेंडल हो जाएंगे, मेंडल जी को। अब देखिए यहाँ पे मेंडल होना चाहिए, मेडल लिखा हुआ है, मेंडल होना चाहिए, ठीक है। अनुवंशिकी का जनक ग्रेगर जोहान मेंडल, इनका पूरा नाम है ग्रेगर जोहान मेंडल को कहा जाता है। मेंडल ने अनुवंशिकी के प्रयोग के लिए मटर के पौधों का प्रयोग चुनाव किया था, है ना। आया समझ में? अब आइए, वाओ कितना प्यारा क्वेश्चन। कहता है प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? बताइए प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? इसका आंसर कीजिएगा। इसका आंसर सभी लोग जानते हैं लगभग। 43 नंबर का क्या हो जाएगा, है ना। तो आप कहेंगे 1914 ईस्वी, है ना। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? 1914 ईस्वी में शुरू हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला था। यह युद्ध मित्र राष्ट्र ब्रिटेन, फ्रांस तथा रूस और केंद्रीय शक्तियां जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी तथा तुर्की के मध्य हुआ था। 44 नंबर कहता है कि मानव अपनी अबूझ भाषा में कहता रहता है रेखांकित पद प्रतीक हैं, समुद्र का कुछ भी नहीं होता, है ना। कह रहा है, देखिए 44 नंबर का आंसर करिएगा। कह रहा है मानो अपनी अबूझ भाषा में कहता है रेखांकित पद प्रतीक हैं, समुद्र का कुछ भी नहीं होता। सूर्य का, शासक का, साहित्य का, समाज का, किसका? अबूझ भाषा में कहता है। बताइए क्या कहता है? मानो अपनी अबूझ भाषा में रेखांकित पद प्रतीक है, समुद्र का कुछ भी नहीं हो सकता। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 44 नंबर का आंसर कीजिएगा, क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे समाज का, है ना, समाज का। इसका आंसर क्या हो जाएगा? समाज का। देखिए हिंदी साहित्य समुद्र अबूझ भाषा में मनुष्य से कहता है कि मेरा यानी समुद्र का कुछ नहीं होता। इसी अबूझ भाषा में वह अपने मनोभाव का प्रकट करता है। हिंदी साहित्य समुद्र जो है, समुद्र अबूझ भाषा में, है ना। हिंदी साहित्य का नाम क्या है? समुद्र अबूझ भाषा में मनुष्य से कहता है कि मेरा यानी समुद्र कहता है कि मेरा कहता है मेरा यानी समुद्र का कुछ नहीं होता। इसी अबूझ भाषा में वह अपने मनोभाव का प्रकट करता है ना जी। अब आ जाएंगे 45 नंबर। कहता है सुरक्षा का तात्पर्य है क्या है? सुरक्षा का तात्पर्य क्या है? इसका आंसर करेंगे 45 नंबर में। इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा? 45 नंबर का आंसर क्या हो जाना चाहिए बताइए तो? 45 का आंसर क्या होएगा? तो आप कहेंगे सभी, खाद उपलब्धता, खाद की पहुँच, खाद की सामर्थ्य, सभी, ठीक है। सुरक्षा का तात्पर्य यही है, समझ में आया? सुरक्षा का तात्पर्य खाद्य उपलब्धता है। भोजन खाद्य की उपलब्धता का मतलब है कि पूरी आबादी के लिए पर्याप्त भोजन भौतिक रूप से मौजूद है। 46 नंबर का आंसर करेंगे। कह रहा है देखिए निम्नलिखित में से कौन जुलाई 2021 को अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली द्वितीय भारतीय मूल का महिला बनी? निम्नलिखित में से कौन जुलाई 2021 को अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली, है ना, अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली। हम लोगों को तो बस भी नसीब नहीं होता है है कि नहीं। कहता है अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली द्वितीय जो दूसरी नंबर भारतीय मूल का महिला बनी, क्या बनी, क्या नाम है उनका बताइए? 46 नंबर का बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसका आंसर करेंगे तो उनका नाम है श्रीषा बदला, है ना जी, श्रीषा बदला, है ना। क्या बनी? महिला बनी, क्या? श्रीषा बदला, ठीक है। कर रहा है अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली पहली भारतीय मूल का महिला कल्पना चावला थी। हाँ, जुलाई 2021 को अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली द्वितीय भारतीय मूल का महिला श्रीषा बदला थी, है ना, श्रीषा बदला थी। पहले कल्पना चावला, फिर 21 में श्रीषा बदला, ठीक है।
अब आ जाएंगे कितना नंबर 47, कहता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना, बाप रे बाप कितना बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 47 नंबर का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1993 ईस्वी। क्या हो जाएगा? 1993 ईस्वी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक सर्वाधिक निकाय है, इसका संगठन संसद के अधिनियम द्वारा हुआ है, इसकी स्थापना 1993 ईस्वी में हुई थी, है ना। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चूज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो इन द स्टोरी द आइज आर नॉट हियर वेयर डिड द गर्ल गेट डाउन। इसका आंसर क्या हो जाएगा बता दीजिए। 48 नंबर का आंसर हम लोग 50 के बहुत ही करीब हैं, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा देहरादून। क्या हो जाएगा? कहता है इन द स्टोरी द आइज आर नॉट हियर वेयर डिड द गर्ल गेट डाउन, देहरादून हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाएंगे, कह रहा है देखिए 49 नंबर कह रहा है कि भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? भारत का जो प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? 49 नंबर का आंसर करेंगे, है ना। तो 49 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तारापुर महाराष्ट्र, है ना, तारापुर महाराष्ट्र। कहता है भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तारापुर में महाराष्ट्र में, ठीक है। अब देखो कहते हैं महाराष्ट्र के तारापुर में 1972 में आणविक शक्ति केंद्र का निर्माण किया गया था, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर की करेंगे। कहता है निम्न में से किस श्रेणी में भारत आता है? विकसित देश में आता है कि गरीब में कि विकासशील में कि अत्यधिक विकसित में आता है? बताइए। कहता है निम्न में से किस श्रेणी में भारत आता है? अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर गलत कर रहे हैं तो फिर बहुत बड़ी आपसे गलती हो जाएगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कहता है निम्न में से किस श्रेणी में भारत आता है? 50 नंबर का आंसर करेंगे तो हम कहेंगे विकासशील देश में आता है। विकासशील, विकसित में भी नहीं आता है। विकासशील का मतलब है कि प्रोग्रेसिव, है ना जी। आप देखिए, कहते भारत की प्रति व्यक्ति आय विकसित देशों की तुलना में कम है, अतः भारत एक विकासशील देश की श्रेणी में आता है। अब देखिए कह रहा है कि चंबल निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? बताइए। कहता है चंबल किस निम्न में से इनमें से किस नदी की सहायक नदी है? 51 नंबर का आंसर करेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो आप कहेंगे जमुना नदी, हाँ जमुना नदी की सहायक नदी है चंबल, जमुना नदी की सहायक नदी है ना। चंबल से जमुना याद रखेंगे। आइए, कहते चंबल नदी मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वतमाला की जनापाओं की पहाड़ियों से निकलती हैं। यह मध्य प्रदेश राजस्थान में बहती हुई उत्तर प्रदेश के इटवा के पास जमुना नदी में मिल जाती हैं। इस नदी पर 4 बांध बंधे हुए हैं, ठीक है, बने हुए हैं। 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर कर लेंगे, 53 भी कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए कह रहा है 54 नंबर की एक कहानी ये भी रचना है, एक कहानी यह भी के रचना है ना। किसने रचा है बताइए, किसकी रचना है? एक कहानी ये भी किसकी रचना है? 54 नंबर का आंसर करेंगे। 54 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो 54 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे मन्नू भंडारी की, है ना जी, मन्नू भंडारी। क्या हो जाएगा आंसर? मन्नू भंडारी। ये कहता है एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी के रचे हुए हैं, ठीक है। लेखिका मन्नू भंडारी की रचना एक कहानी ये भी है। के बिरला फाउंडेशन ने मन्नू भंडारी का इस कृति के लिए व्यास सम्मान प्रदान किया था। अब आ जाएंगे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कहता है पृथ्वी का कुल भाग जो जल से घिरा है कितने % जल से घिरा हुआ है बताइए। पृथ्वी का कुल भाग जो जल से घिरा है, 55 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? जल से कितना घिरा हुआ है? तो आप कहेंगे 71% जो है जल से घिरा हुआ है। ये चीज़ें याद रखने वाली है। कहता है पृथ्वी की जल ग्रह या नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी को जल ग्रह या नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन ध्यान में रखेंगे। इसका 71% भाग जल से घिरा हुआ है तथा 29% भाग स्थल से घिरा हुआ है। आगे समझ में देखिए, कहते 71% भाग जल से घिरा हुआ है मतलब जल है, समझ में आया ना। और 29% स्थल से माने हम लोग हैं, उसी में 29% में हम लोग भी आते हैं। कहते हैं किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? किस विकल्प में सही जो विलोम है वो है विलोम, है ना। कहता है अनादर का निरादर होता है क्या? अनूठा के बेजोरे होते हैं क्या? इशारा को सैन, गौरव को लाघव क्या होता है? कहता है कि कौन इस विकल्प में से सही विलोम युग्म कौन है? अगर ये सही है, ये अगर है इसका विलोम अगर ये है तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा, ऐसे पूछ रहा है। 56 नंबर का आंसर बताइए। तो आप कहेंगे 56 नंबर का आंसर हो जाएगा गौरव का लाघव होता है। गौरव का जो उल्टा शब्द है, विलोम शब्द है, वो है लाघव, है ना। देखिए कह रहा है यहाँ 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। देखिएगा क्या कह रहा है कि स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधी अधिकांश पर निर्णय लिए जाते हैं। स्वयं सहायता, समझ रहे हैं, स्वयं सहायता समूह में
ऋण संबंधी अधिकांश निर्णय लिए जाते हैं किसके द्वारा? बैंकों के द्वारा, सदस्यों के द्वारा, सरकार के द्वारा, सहकारी समितियों के द्वारा। 57 नंबर का आंसर बता देंगे क्या हो जाएगा, बताइए 57 नंबर का आंसर क्या हो सकता है? 57 नंबर का आंसर हो जाएगा अपना सदस्यों के द्वारा। स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधी जो है अधिकांश निर्णय सदस्य ही लेते हैं, ठीक है। अब आइए, कर आए ऋण संबंधी अधिकांश निर्णय स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के द्वारा लिए जाते हैं। इस समूह में 15 से 20 सदस्य होते हैं। अब देखिए, अमन फसल संबंधित है किससे? मक्का से कि ज्वार से कि अरहर से कि धान से? अमन जो फसल है, ये अमन जो फसल है किससे संबंधित है? 58 नंबर का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? 58 का तो कहेंगे धान से। हमको पता ही नहीं है, धान से तो होता है ना। धान एक खरीफ की फसल है, अमन धान के फसल की एक किस्म है। समझ में आया? कहता है सरहुल पर्व कौन मनाते हैं? ये जो सरहुल है, सरहुल पर्व कौन मनाते हैं? 59 का आंसर क्या हो जाएगा? 59 का आंसर बताएंगे, है ना। तो ये मनाते हैं मुंडा लोग, मुंडा गोरा रंग, है ना। मुंडा जनजाति के द्वारा सरहुल पर्व मनाया जाता है। यह पर्व बसंत ऋतु में मनाया जाता है। यह पर्व आदिवासियों का प्रमुख पर्व है। अब आ जाएंगे 60 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है कि बेला डीला पहाड़ी श्रृंखला किस जिले में स्थित है? बेला डीला जो है पहाड़ी श्रृंखला, तो कह रहा है किस जिले में स्थित है, बस जिला हमको बता दो। तो 60 नंबर का आंसर आप ही हमको बता दो, क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे ये जो बेला डीला है ना, बस्तर में है। जो बेला डीला है, ये जो है किस ज़िले में है? बस्तर ज़िले में, ठीक है। अब आइए, कह रहा है बेला डीला लोहा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ये जो बेला डीला है लोहा, यहाँ पे भी देखिए और समझिए क्योंकि रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट में आता है, ठीक है। देखो, कहता है बेला डीला लोहा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यह भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर ज़िले में स्थित है। यहाँ से उच्च कोटि का लोहा अयस्क प्राप्त होता है ना, समझ में। कहता है कौन भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है? बताइए। यंत्र, मशीन, भवन, कच्चा माल, शिक्षा, प्रशिक्षण। कौन जो है भौतिक पूंजी का उदाहरण है ही नहीं? 61 नंबर कह रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे शिक्षा और प्रशिक्षण जो है वो भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है ना। कहते हैं भवन, कच्चा माल, यंत्र, मशीन भौतिक पूंजी के उदाहरण है, जबकि शिक्षा व प्रशिक्षण मानवीय पूंजी के उदाहरण है। भौतिक पूंजी और मानवीय पूंजी दोनों ही कुल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि जीएनपी में योगदान देती हैं। अब आ जाएंगे कितने नंबर पे? 62 नंबर। कहता है असमतापी जंतु जिनका हृदय द्विक्षीय होता है, शार्क का कि सेलामेडर का कि टर्टल का कि टोड का? किसका? असमतापी जंतु जो है जिनका हृदय क्या होता है? द्विक्षीय होता है। वो कौन सा है? 62 नंबर का आंसर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 62 नंबर का आंसर कहेंगे शार्क का, है ना। क्या कहेंगे? शार्क का है जो असमतापी ये जंतु हैं, इनका हृदय क्या होता है? द्विक्षीय होता है। ऐसे जीव जो अपने आसपास के तापमान के अनुसार अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं होते हैं, वो असमतापी जंतु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? असमतापी जंतु कहलाते हैं। देखिए, शार्क, सरीसृप, उभयचर मछलियाँ, कीड़े आदि असमतापी जंतु होते हैं, है ना। अब देखिए यहाँ कर रहा है असमतापी जंतु की जिनका हृदय द्विक्षीय होता है वो है शार्क। और अपना 63 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कहेंगे क्रिया बल एवं प्रतिक्रिया बल हमेशा लगते हैं तो किस दिशा में कैसे लगते हैं? बताइए। क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल हमेशा लगते हैं। 63 नंबर का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे अलग अलग वस्तुओं पर और विपरीत दिशाओं में लगते हैं। क्रिया बल एवं प्रतिक्रिया बल हमेशा अलग अलग वस्तुओं पर और विपरीत दिशाओं में लगते हैं। देखिए, करें क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल हमेशा अलग अलग वस्तुओं पर और विपरीत दिशाओं में लगते हैं। प्रत्येक क्रिया के समान और विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यही न्यूटन का तीसरा नियम है। आया समझ में? अब देखिए 64 का आंसर कीजिए। कहता है निम्न में से किस क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी की समस्या होती है ना। कहता है निम्न में से किस क्षेत्र में, कौन ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें मौसमी बेरोजगारी की समस्या होती है? 64 का आंसर करेंगे फटाक से, क्या हो जाएगा? 64 का आंसर क्या हो जाएगा? तो सीधी सी बात है, बच्चा भी बता सकता है कि कृषि में, है ना। कृषि में क्या होता है? मौसमी बेरोजगारी की समस्या होती है। कहता है वह बेरोजगारी जब लोगों को वर्ष में कृषि क्षेत्र में 6 महीने ही काम मिलता है तो उसे मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। जैसे फसल की बुआई और कटाई के दौरान लोगों को काम मिलता है ना। अब देखो रहा है कि निम्नलिखित में से किसका बीज प्रोटीन एवं वसा यानी कि तेल का प्रचुर स्रोत है? स्रोत मतलब देती है ना। कहता है कि इसका बीज जो है, इसमें से कौन सा का बीज ऐसा है जो क्या करता है? प्रोटीन और वसा यानी कि तेल का प्रचुर स्रोत है ना जी। तो आप कहेंगे कि हम लोग तो ज़्यादातर देखे हैं कि जो सोयाबीन है
है ना। सोयाबीन, इसमें तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन भी मिलता है, तेल भी मिलता है ना। तो राइट अपना आंसर हो जाएगा सोयाबीन। सोयाबीन प्रोटीन एवं वसा का प्रचुर स्रोत है ना। सोयाबीन का वास्तविक नाम ग्लाइसिन मैक्स है। क्या नाम है? सोयाबीन का अगर नाम पूछ देगा वास्तविक नाम क्या है बताओ, तो क्या कहेंगे? सोयाबीन का वास्तविक नाम ग्लाइसिन मैक्स है। सोयाबीन को दलहन की फसल में शामिल किया गया है ना। 66 का आंसर करेंगे, राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से कौन अपदस्थ कर सकता है? अपदस्थ कर मतलब पद से हटा सकता है ना। राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से कौन अपदस्थ को कहता है कि अपदस्थ कर सकता है, समझ आया ना, अपदस्थ कर सकता है। 66 का आंसर कीजिएगा, क्या हो जाएगा? 66 का आंसर आप कहेंगे जो संसद है ना, संसद, ये क्या कर सकते हैं? राष्ट्रपति की कुर्सी पर से ढकेल सकते हैं, गिरा सकते हैं, है ना। अब आ जाएंगे 67, कह रहा है मतदाता सूची को आमतौर पर कहा जाता है चुनावी सूची, विधानसभा सूची, वोटर लिस्ट या फिर मानव सूची, सामान्य सूची। क्या कहता है? मतदाता सूची जो है उसको आमतौर पर क्या कहते हैं? 67 का आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे वोटर्स लिस्ट यानी मतदान सूची, है ना, यही ना कहते हैं हम लोग, मतदान सूची, है ना। अब आ जाएंगे कितने नंबर पे? कहता है वोटर लिस्ट को मतदान सूची भी कहा जाता है। मतदाता सूची में मत देने वाले का नाम होना आवश्यक है। अब कहता है कि राज्यसभा का सभापति अपना त्याग पत्र संबोधित कर सकता है किसको? ये जो राज्यसभा का सभापति हैं अपना त्याग पत्र जब देना है तो किसको संबोधित कर सकता है? 68 का आंसर क्या हो जाएगा बताइए? 68 का आंसर तो आप कहेंगे राष्ट्रपति को सीधे ले जाकर दे देगा, है ना। तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति को। 69 का आंसर करेंगे, कहते हैं निम्न में से कौन दक्षिण अफ्रीका के रंग भेद आंदोलन से संबंधित है? निम्न में से कौन दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद आंदोलन से संबंधित है? इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? 69 का आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे इसका आंसर हो जाएगा नेल्सन मंडेला, है ना। कहते हैं निम्न में से कौन दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद आंदोलन से संबंधित है? नेल्सन मंडेला, ठीक है। कहता है कि दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद आंदोलन नेल्सन मंडेला के नेतृत्व में किया गया। नेल्सन मंडेला 1994 में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बने। इन्हें 1990 में भारत रत्न और 1993 में नोबेल पुरस्कार शांति भी प्राप्त हुआ है, दिया गया है ना। अब आ जाएंगे 70, अपना देख लेना 71 नंबर। कह रहा है कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है? पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नाच से, किस नृत्य से है? 71 नंबर का आंसर करेंगे, बताइए 71 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे कथक से। क्या है? कथक से, ठीक है। क्या हो जाएगा आंसर? कथक। कहता है ब्रिजमोहन नाथ मिश्रा को पंडित बिरजू महाराज के नाम से जाना जाता है। इनका संबंध कथक नृत्य से है। इनका नाम क्या है? रियल नाम ब्रिजमोहन नाथ मिश्रा, है ना, बिरजू महाराज के नाम से जानते हैं। अब देखिए कह रहा है कि 72 नंबर की एक कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व रखती हैं या नियंत्रण करती हैं क्या कहलाती हैं? क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, बहुराष्ट्रीय, क्षेत्रीय आर्थिक निगम क्या कहलाती हैं? कौन सी कंपनी कहलाती है? ऐसी कंपनी है जो एक से अधिक देशों में, है ना, एक से अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व रखती हैं, अच्छा है, नियंत्रित करती हैं, उसे क्या कहते हैं? 72 नंबर का आंसर करेंगे तो आप कहेंगे कि बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। एक कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व रखती हैं या नियंत्रण करती हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाती हैं। इन कंपनियों का जिनका व्यापार और सेवाएं बहुत सारे देशों में फैला हुआ होता है। 73 नंबर का आंसर करेंगे, कह रहा है कौन से कथन शब्द का कमल के सभी पर्यायवाची हैं? कमल के सभी पर्यायवाची हैं, 3 को पर्यायवाची होंगे, वही सही हो जाएगा। कमल के सही, जो देखिए कमल जो है ना इसका 3 को पर्यायवाची जो जिस ऑप्शन में होगा वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर का आंसर बताइए क्या हो जाएगा, है ना। तो आप कहिएगा कि सरोज, पंकज, अरविंद, ये जो हैं कमल के पर्यायवाची हैं, सरोज, पंकज और बिंद, है ना। अब देखिए कह रहा है यहाँ पे 74 नंबर का अपना देख लेंगे। 75 नंबर का देखिए कह रहा है दाल का बहुवचन शब्द आया है। दाल का बहुवचन बता देना है आपको। 75 का आंसर बता देना है, बताइए। तो आप कहेंगे दाल के बहुवचन तो दालें ही होगा ना, दालें हो जाएंगे ना, तो राइट आंसर अपना ये हो जाएंगे। देखिए कह रहा है कि 76 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि देशों के बीच विकास की तुलना करने हेतु उपयोगी मापक हैं। देशों के बीच, मान लीजिए 2 देश हैं, दोनों देश के विकास की तुलना यानी कंपेयर करने हेतु उपयोगी मापक है। कैसे माप सकते हैं बताइए? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 76 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा बता सकते हैं? तो आप कहेंगे पूंजी निर्माण से नाप सकते हैं, है ना। यही नई कारण है। कहता है पूंजी निर्माण 2 देशों के बीच विकास की तुलना करने हेतु एक उपयोगी मापक है। आधुनिक उत्पादन प्रणाली में पूंजी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पूंजी के बिना उत्पादन हमारे लिए कल्पना करना भी कठिन है ना। आप देखिए 77 क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। हड़प्पा के किस स्थल में जल प्रणाली के प्रमाण मिले हैं? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है। हड़प्पा के किस स्थल में जल प्रणाली के प्रमाण मिले हैं? 77 का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा? 77 का आंसर बता दीजिएगा।
तो आप कहेंगे धौलावीरा में मिला हुआ है। कहाँ मिला हुआ है? धौलावीरा में जल प्रणाली के प्रमाण मिले हुए हैं, है ना। कहता है सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। भारत के गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित धौलावीरा होता है, धौलावीरा नहीं, धौलावीरा स्थल एक सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता का स्थल है। धौलावीरा से जल प्रणाली के अवशेष मिला है। 78 का आंसर करेंगे आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? जनरल नहीं कहेंगे। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है जो साइन करते हैं यार पैसा पे, है ना। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 78 का आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे जो वर्तमान में अभी हैं वो हैं शक्तिकांत दास, है ना, शक्तिकांत दास। देखिए कहते हैं भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। इसका आंसर कर लेंगे अपना, ठीक है, मैथ है। देखिए कह रहा 80 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कि कौन सी नदी मुहाना यानी कि एस्चुरी बनाती है ना जी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है मुहाना यानी कि ऐसे घेरा हुआ रहेगा, कह रहा है कि एस्चुरी बनाती हैं। 80 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा? 80 नंबर का तो आप कहेंगे कि हाँ जी नर्मदा एस्चुरी बनाती हैं, है ना। देखिए कह रहा है कि गंगा गोदावरी कृष्णा नदी का जल बंगाल की खाड़ी में जाता है। नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। नर्मदा नदी का जल अरब सागर में जाता है। यह नदी एस्चुरी बनाती है। यह नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है ना। 81 नंबर कह रहा है कि भारत में संप्रभु कौन है? भारत में संप्रभु कौन है? 81 नंबर के आंसर करेंगे भारत में संप्रभु कौन है? 81 नंबर का आप कहेंगे भारत के लोग हैं संप्रभु, है ना। कहते हैं भारत में संप्रभु भारत के लोग हैं। संप्रभुता का अर्थ है कि लोगों को आंतरिक और बाहरी मामले पर निर्णय लेने का सर्वोच्च अधिकार है। अधिकार लोगों के पास है ना, अधिकार है। कहता है कि अधिकार लोगों के पास है लेकिन संसद के माध्यम से प्रयोग किया जाता है। समझ में आया? अब कह रहा है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है ना। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? अगर सोए हुए हैं तो जग जाइए, जगिए, देखिए कौन आया है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो आप कब के बोल चुके होंगे 22 मार्च को मनाते हैं। भारत के बिहार राज्य का गठन 22 मार्च 1912 को हुआ था। बिहार को बंगाल से अलग कर राज्य बनाया गया था। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। बिहार की राजधानी पटना है। सब कुछ बता दिया। कहता है निम्न में से उपार्जित लक्षण है नेत्र का उपार्जित लक्षण किसका है बताइए? 83 का आंसर कीजिए। तो 83 का उपार्जित लक्षण किसका है बताइए? 83 का आप कहेंगे शरीर का वजन जो है उपार्जित लक्षण है। नेत्र का रंग, त्वचा का रंग, बालों की प्रकृति आदि उपार्जित लक्षण नहीं है, जबकि शरीर का वजन उपार्जित लक्षण है। ऐसे लक्षण जिन्हें कोई जीव अपने जीवन काल में अर्जित करता है उपार्जित लक्षण कहलाता है। 84 का आंसर करेंगे, कह रहा है चूज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। विच फेस्टिवल इज रेफर्ड टू इन टोल्स्टॉयज लिटिल गर्ल्स वीजर देन मैन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 84 का आंसर करेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे एस्टर हो जाए। एस्टर अपना आंसर एस्टर है ना जी। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वेयर वाज सेंट कबीर बॉट ऑफ इन हिज अर्ली चाइल्डहुड डेज। कहता है वेयर वाज सेंट कबीर बॉट ऑफ इन हिज ईयरली चाइल्डहुड डेज। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 85 का आंसर बताइएगा। आप कहेंगे बनारसी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बनारसी, है ना। अब आइए, कहता है सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं कहाँ, किस वन में पाए जाते हैं? सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं किस वन में पाए जाते हैं? 86 का आंसर करेंगे तो आप कहेंगे मैंग्रोव में पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं। कौन सा? सुंदरी वृक्ष। सुंदरी वृक्ष मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का सुंदरवन डेल्टा है। यहाँ सुंदरी नामक वृक्षों की अधिकता होने के कारण इनका नाम सुंदरवन डेल्टा पड़ा है ना। अब आएंगे बादल या कोहरा किस कोलाइडी निकाय का उदाहरण है? 87 का आंसर करेंगे। कहता है बादल या कोहरा किस कोलाइडी निकाय का उदाहरण है? 87 का क्या हो जाएगा आंसर बताइए? 87 का आंसर तो आप कहेंगे द्रव गैस में परिक्षिप्त, है ना जी। बादल या कोहरा किस कोलाइडी निकाय का उदाहरण है? तो आप कहेंगे गैस, द्रव भी है, गैस में परिक्षिप्त हैं, ठीक है। देखिए कह रहा है कि कोलाइडी निकाय को कोलाइडी विलयन भी कहते हैं। यह विषमांगी मिश्रण होता है। बादल या कोहरा द्रव गैस में परिक्षिप्त कोलाइडी निकाय का उदाहरण है। अब देखिए कह रहा है संज्ञा शब्द जहर में इला प्रत्यय जोड़ने से कौन सा विशेषण बनेगा? संज्ञा शब्द जहर में इला जब जोड़िएगा, कहता है जहर में इला प्रत्यय जोड़ने से कौन सा विशेषण बनेगा? 88 का आंसर क्या हो जाएगा? तो आप बताइए इसका आंसर क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि जहरीला हो जाएगा। जहरीला, है ना। प्रत्यय जोड़ेंगे तो जहरीला हो जाएगा।
संज्ञा शब्द जहर में लीला प्रत्यय जोड़ने पर जहरीला विशेषण बनाएगा। कहता है भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है किसके द्वारा। भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है। 89 का आंसर करेंगे किसके द्वारा किया जाता है। भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है। 89 का आंसर कीजिए। तो आप कहेंगे वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। ठीक है। कहता है वित्त मंत्रालय द्वारा भारत में बजट निर्माण कार्य किया जाता है। बजट एक ऐसी चीज़ है जो आपकी आय के साथ आपके खर्चों को मैनेज करने का काम करता है। 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वह अक्षय नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत का उदाहरण है। अक्षय, यहाँ देखिए कह रहा है अक्षय नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण है। कौन सा है बताइए। 90 नंबर का आंसर कीजिए। तो क्या हो जाएगा 90 नंबर का आप कहेंगे सौर ऊर्जा है। क्या हो जाएंगे सौर ऊर्जा हो जाएंगे। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा आदि गैर परंपरागत ऊर्जा अथवा अक्षय नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है ना। 91 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में कौन संविधान निर्माती सभा का सदस्य नहीं था। कहता है निम्न में से कौन संविधान निर्माती सभा का सदस्य नहीं था। 91 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा। तो आप कहिएगा मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो नहीं थे, है ना। मोहम्मद अली जिन्ना। संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 को हुआ और इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। संविधान सभा जनसाधारण द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों का एक निकाय है जो संविधान का मसौदा तैयार करने या अपनाने के उद्देश्य से बनाई गई थी। प्रश्नानुसार मोहम्मद अली जिन्ना कहता है कि संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। अब 92 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक परितंत्र में सभी हरे पौधे एवं नीले हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है वर्ण में आते हैं। किस वर्ण में आते हैं, ये भी क्वेश्चन कई बार देखने को मिला है, तो इस पर भी ध्यान देना है। 92 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि इसका आंसर हो जाएगा उत्पादक, है ना। उत्पादक वर्ण में आते हैं। कहते हैं एक परितंत्र में सभी हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है और कौन से वर्ग में आते हैं, उत्पादक वर्ग में आते हैं। ठीक है। कहता है कि एक परितंत्र में सभी हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है वे उत्पादक वर्ग में आते हैं। 93 नंबर कह रहा है पारख जो हाल ही में खबरों में रहा किस क्षेत्र से जुड़ा एक पोर्टल है। पारख जो हाल ही में अखबारों में रहा किस क्षेत्र से जुड़ा एक पोर्टल है। 93 नंबर का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा 93 नंबर। तो आप कहेंगे छात्रों को सीखने का आकलन, है ना जी। पारख जो हाल ही में खबरों में रहा है किस क्षेत्र से जुड़ा है, तो छात्रों को सीखने का आकलन करता है। अब आ जाएंगे कितना नंबर पे, 94 नंबर। कहता है कि जापान एक विकसित धनवान देश बना है ना। जापान एक विकसित धनवान देश बना है, किसके द्वारा बना है। 94 का आंसर करेंगे किसके द्वारा बना है। तो आप इसका आंसर क्या करेंगे, कहेंगे मानव संसाधनों में निवेश द्वारा जापान एक विकसित धनवान देश बना हुआ है। मानव संसाधनों में निवेश द्वारा जापान एक विकसित धनवान देश बना है। जापान एशिया महाद्वीप के पूर्व में स्थित एक द्वीप देश है। मानव संसाधनों में निवेश द्वारा जापान एक विकसित धनवान देश बना है। 95 का आंसर करेंगे, कह रहा है बायोगैस का मुख्य घटक है, क्या है। 95 का आंसर करेंगे, इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे मीथेन है। क्या है, ये भी क्वेश्चन कई बार देखने को मिल गया है, इसीलिए इस पर भी ध्यान रहे। कहते हैं बायोगैस का मिश्रण है जिसमें मुख्य रूप से मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड शामिल है। बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन होता है, CH4। भारत में लौटते मानसून की ऋतु की अवधि होती है, कितनी होती है। भारत में लौटते मानसून की ऋतु की अवधि होती है ना, कितनी होती है। 96 नंबर का आंसर करेंगे, 96 नंबर का क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे अक्टूबर नवंबर में होती है। भारत में लौटती मानसून की ऋतु अक्टूबर नवंबर में होती हैं। भारत में गर्मियों में दक्षिण पश्चिमी मानसून आता है और सर्दियों में पश्चिम विक्षोभों से वर्षा होती है। भारत में लौटते हुए मानसून की ऋतु अवधि अक्टूबर से नवंबर है। 97 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1855 में देश की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी। 1855 ईस्वी में देश की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी। 97 का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा। 97 का आंसर क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे कोलकाता। 1855 ईस्वी में देश की पहली जूट मिल जो हुई थी कोलकाता में स्थापित हुई थी, है ना। अब देखिए कह रहा है यहाँ पे भारत में प्रमुख जूट उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, आंध्र प्रदेश, मेघालय और त्रिपुरा हैं। अब 98 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को क्या कहते हैं। जो कर्नाटक में होती है ना ग्रीष्म ऋतु, है ना, कहता है कि कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को क्या कहते हैं। 98 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा। तो आप क्या कहिएगा इसका कि आम्र वर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं, आम्र वर्षा कहते हैं।
कहता है कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु को वर्षा को आम्र वर्षा कहते हैं। पश्चिम बंगाल में ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को काल वैशाखी कहा जाता है। 99 नंबर का आंसर करेंगे। कहता है सविनय अवज्ञा आंदोलन, है ना, सविनय कह रहा है, क्या कह रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से आरंभ हुआ था, है ना। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 99 का आंसर करेंगे। 100 के बहुत करीब हैं, उसके बाद पार्टी करेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से प्रारंभ हुआ, इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा 1930 दांडी मार्च, है ना, 1930 दांडी से। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से आरंभ हुआ है, तो दांडी से स्टार्ट हुआ है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में दांडी यात्रा से प्रारंभ हुआ, है ना। दांडी यात्रा नमक कानून के विरोध में की गई। यह यात्रा 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक महात्मा गांधी ने 78 अनुयायियों के साथ की थी, है ना। अब आ जाएंगे 100 नंबर। कहता है कि लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था, लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था। 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो स्टालिन, है ना। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था, तो स्टालिन था। कहता है लेनिन एक रूसी क्रांतिकारी और राजनीतिज्ञ थे। व्लादिमीर लेनिन रूसी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक, बोल्शेविक क्रांति के प्रेषक थे, लेकिन लेनिन एक उत्तराधिकारी स्टालिन था, है ना। तो मेरे प्यारे दोस्तों बताइए ये वाला जो सेट था आपको अच्छा लगा कि नहीं। हम लोगों ने क्या किया, 100 क्वेश्चन देख लिए, ठीक है। तो चलिए अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और मेरा सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।